हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, अभी तक मेरे द्वारा आपको प्रैक्टिस सेशन के 11 सेट प्रोवाइड करवाए गए हैं। आज की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आई घर से, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आई थिंक दिवाकर गुप्ता, ठीक है, दिवाकर गुप्ता के नाम से एक आईडी बनी हुई थी और उस पर मैसेज आया कि मैम जो आप करवा रही हैं, क्वेश्चन का सेट करवा रही हैं, वो प्रयास सही है आपका, बट थोड़ी सी जानकारी का उसमें अभाव हम पढ़ के सुना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैम कृपया सही जानकारी रखें, नाइस क्लास। ठीक, तो ये बात उन्होंने किस क्वेश्चन पे की है, उस क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं। और मेरा मानना है, पहले हम अपनी बातें रख लें आप लोगों के सामने। तो सबसे पहली बात तो दिवाकर गुप्ता जी, आपको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया कि मुझे और जानकारी की आवश्यकता है। वैसे भी हम यही अपेक्षाएं आप सबसे करते हैं कि जो लोग भी मेरा वीडियो देखें वो हमें कमियां बताएं ताकि मैं अपनी कमियों पे काम कर सकूं। थैंक यू सो मच दिवाकर गुप्ता जी कि आपने मेरी कमियां मुझे बताई। लेकिन आपने ये भी लिखा है कि मैम पोटेशियम ऑक्सीडेट मिर्च में और कैप्सेसिन जो होता है वो पोटेशियम ऑक्सीलेट और कैप्सेसिन जो होता है वो मिर्च में तीखेपन का कारण बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, मानव को गलतियों का पुतला माना जाता है। और जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, जिसको हम शिक्षण कहते हैं, जो टीचिंग कहा जाता है, तो टीचिंग को ऐसा पेशा कहा गया है जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र, उसकी क्षमता और उसके भविष्य को आकार देने का कार्य करता है। तो जहां तक हो इस प्रोफेशन में गलतियां ना ही हो तो बेहतर होगा। इस पॉइंट पे हम जरूर काम करेंगे, बट हम जहां आप हमें गलतियां बता रहे हैं, पहले उस क्वेश्चन को हम रख लेते हैं आपके सामने। फिर प्लीज आप मुझे एक बार और सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके कि हमने यहाँ गलतियां कहाँ की हैं। पहले वो मैं बता देती हूँ, फिर वो जो गलतियां आपने मुझे बताई हैं एज ए कमेंट बॉक्स में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम और आप। ठीक है, क्वेश्चन मेरा यही था। ऑप्शन शायद इधर का उधर थोड़ा बहुत एक दो हुआ होगा। क्वेश्चन है, अदरक में तीखेपन का कारण क्या है। यही क्वेश्चन सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में भी था। आई थिंक जो है लास्ट का सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट का क्वेश्चन था, उसमें था कि मैंने यही क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, अदरक में तीखेपन का कारण क्या होता है। तो मैंने उसका जो आंसर बताया था, राइट ऑप्शन, वो मैंने जिंजेरिन बताया था। और जब मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करवाया था तो मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई थी, इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अपनी कमियों को अगर उजागर किया जाए तो फ्यूचर में कमियां या फ्यूचर में जो गलतियां होती हैं उससे हम बच जाते हैं। मेरी कमियां कहाँ थी, मेरी कमी ये थी कि मैंने करक्यूमिन को लॉन्ग में बता दिया था। ठीक है, करक्यूमिन जो था वो फोर्थ ऑप्शन था, मैंने बोला था करक्यूमिन लॉन्ग में पाया जाता। तो थैंक यू सो मच दिवाकर गुप्ता जी, आपने मुझे सजेशन दिया कि मैम ये लॉन्ग में नहीं बल्कि हल्दी में पाया जाता है। आई एग्री विद यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। लेकिन आपने कमेंट में ये भी लिखा है कि मैम काली मिर्च में ऑलिव रेजिन, ठीक है, क्या कहेंगे, काली मिर्च में आपने लिखा है कि ऑलिव रेजिन पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है, काली मिर्च का स्वाद तीखा होता है। पहली बात तो मैंने अपने क्वेश्चन में काली मिर्च का जिक्र ही नहीं किया था, मैंने सब्जी वाली मिर्च कहा था, अर्थात या तो वो ग्रीन चिली हो सकती है या फिर आप कैप्सिकम, जब मैंने कहा तो वो शिमला मिर्च हो सकती है। मैंने सब्जी वाली मिर्च वहां पर पूरे डिटेल में बात की है, तो मैंने काली मिर्च की बात ही नहीं की। ठीक, और जहां तक बात रही ऑलिव रेजिन, तो आपने लिखा है कि ऑलिव रेजिन और हल्दी में करक्यूमिन, अदरक में पोटेशियम ऑक्सीलेट। ठीक है, अदरक में पोटेशियम ऑक्सीलेट जो होता है वो तीखेपन का कारण माना जाता है। इस बात से दिवाकर जी हम एग्री बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिन किताबों से मैं अध्ययन करती हूँ, डॉक्टर अनीता सिंह की किताब है और मैंने डॉक्टर बिंदा सिंह की किताब, डॉक्टर मंजू पाटनी की किताब का भी अध्ययन किया है। यूनिट 23 में, डॉक्टर अनीता सिंह की किताब में यूनिट 23 में पेज नंबर 339 में लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, मसालों वाला चैप्टर है,
मसालों वाली यूनिट में लिखा गया है कि जो अदरक होती है, अदरक में एक विशेष तत्व पाया जाता है, एक विशेष रासायनिक तत्व पाया जाता है। ठीक है, एक विशेष रासायनिक तत्व पाया जाता है जिसको हम जिंजेरिन कहते हैं, या जिसे हम सिक्स जिंजेरिन के नाम से जानते हैं। सिक्स जिंजेरिन के नाम से, सिक्स जिंजेरिन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या होता है, तीखेपन का, अदरक में तीखेपन का कारण बनता है। और आपने क्या कहा है, पोटेशियम ऑक्जेलेट कहा है। हमें जहां तक हमने पढ़ा है, पोटेशियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों में बैरियर तत्व की तरह कार्य करते हैं, बाधक तत्व की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे जैसे हमारा टमाटर होता है, मिर्च हो रही है, या फिर अदर जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं उसमें जो पोटेशियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, वो क्या करता है, वो बाधक तत्वों की तरह कार्य करते हैं। ये हमारे जो है खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो विटामिन होते हैं या जो खनिज लवण होते हैं उनको बाइंड करके अपने साथ बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, अथवा जहां हमारे बॉडी का ज्वाइंट होता है, जहां हड्डियों का जोड़ होता है, वहां पर जाकर के क्या करते हैं, जम जाते हैं, जिस कारण हमें पथरी की शिकायत होती है, हमारे ऑर्गन्स में पथरी की शिकायत होती है, तथा हमारे घुटनों में या हड्डियों में पेन होता है। ठीक है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करूंगी कि पोटेशियम ऑक्जेलेट जो होता है वो मिर्च में तीखे, सॉरी, पोटेशियम ऑक्जेलेट जो होता है वो मिर्च में या पोटेशियम ऑक्जेलेट जो है अदरक में तीखेपन का कारण, इस बात से हम एग्री नहीं करते हैं। हाँ, जिंजेरिन है, मैंने आपको किताब का नाम बता दिया, यूनिट संख्या बता दी, तथा मैंने आपको पृष्ठ संख्या भी बता दी, तो आप जाकर के एक बार उस किताब में आप देख लीजिएगा कि ये बातें लिखी गई हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा जो आयोग है वो किताबों की मानता है, हमारी और आपकी बातों को नहीं मानता है। तो अदरक में तीखेपन का जो कारण होता है बेटा, वो जिंजेरिन के कारण होता है। जो कल मैंने बताया था कि जो करक्यूमिन होता है वो मेरे से गलती से लौंग निकल गया था, क्योंकि ये लौंग में नहीं होता है, ये हल्दी में पाया जाने वाला रासायनिक कंपोनेंट होता है। और जो हमारा यूजिनॉल होता है ये लौंग का कंपोनेंट है। ठीक है, लौंग में पाया जाता है। यूजिनॉल किसमें कहेंगे, लौंग में, जबकि करक्यूमिन किसमें कहेंगे, हल्दी में पाया जाता है। देखिए, हम 2-2, 3-3 बैच होम साइंस पढ़ाते हैं और हम 2 बार खुद नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ के लिए अभी मैं प्रयासरत हूँ। तो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे द्वारा बताया गया जितने भी क्वेश्चन है उसमें गलतियां ना हो, मैं तो कभी नहीं चाहूंगी गलतियां हो। हम ये भी चाहते हैं कि अगर गलतियां मुझसे हो भी जाती हैं, कि ह्यूमन बीइंग्स है तो गलतियां हो जाना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे हो जाती है, हमसे भी हो गई। तो आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच, अपनी गलतियों पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्लीज अगर आपके माइंड में ये पोटेशियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट को लेकर के ये बातें हैं कि अदरक में तीखेपन का कारण पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है, तो सो सॉरी, इसके लिए हम एग्री नहीं करते हैं। तो जो कल मुझसे गलतियां हुई थी आज उसको सुधार लीजिए आप लोग। यूजिनॉल जो होता है बेटा वो लौंग में होता है, और करक्यूमिन जो होता है वो हल्दी में पाया जाता है। जिंजेरिन जो होगा वो हमेशा अदरक या जिंजर में पाया जाता है, अदरक के तीखेपन का कारण बनता है। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन आज यही हो गया, जो कल बाय मिस्टेक मैंने करक्यूमिन को लौंग में बोल दिया था। ठीक है, चलिए आप इसी प्रकार से अपना जो है प्यार और सपोर्ट हम मेरे ऊपर बनाए रखें, ताकि जो गलतियां मुझसे हो रही हैं या जो भी मुझे अभी सीखना है उसको मैं सीख पाऊं, और सीख करके आपके सामने कुछ अच्छा कर सकूं और कुछ मैं आपको अच्छा दे सकूं, तथा मैं आपसे कुछ सीख सकूं। ठीक है, क्योंकि इस अभी मैं भी पढ़ ही रही हूँ, मेरा जो ड्यूरेशन है वो भी पढ़ाई का ही है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, मेरा नेट क्लियर है 2-2 बार। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अभी अनुभव मुझे भी जीवन के लिए, या कह सकते हैं शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं है। 3 साल हुआ मुझे टीचिंग करते हुए, 3-3.5 साल। तो जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रख दी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत विषय विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ, बट इतना तो अध्ययन मैंने अभी तक कर ही लिया है कि थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दे सकूं। तो चलिए आइए हम और आप मिलकर के आज का दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन जो विवादित था उसको मैंने सॉल्व करा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, मुंडेल के कार्य सरलीकरण में कितने स्तरों को प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, पहला है 4, दूसरा है 5, और तीसरा है 7, और चौथा क्या है 8। तो बेटा हमने पहले भी आपको क्लासेज ऑफ चेंज मुंडेल के द्वारा दिए गए कार्य सरलीकरण में क्लासेज ऑफ चेंज बताया। ठीक है, क्या बताया, क्लासेज ऑफ
चेंज बताया। कार्य सरलीकरण में परिवर्तन के वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया है। परिवर्तन के वर्ग जो मुंडेल के द्वारा दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं। जो पहला क्लासेज ऑफ चेंज है उसमें हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, शरीर की गति में परिवर्तन, तथा दूसरा जो है कार्य एवं शरीर की गति में परिवर्तन। जबकि तीसरा जो है वो क्या है? कार्य संग्रहीकरण स्थान में परिवर्तन। जबकि चौथा जो हमारा है वो क्या है? कहेंगे तैयार उत्पाद में परिवर्तन। और जो हमारा अगला वाला है वो क्या है? कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक है, कच्चे माल में परिवर्तन। ये 5 प्रकार के क्लासेज ऑफ चेंजों के बारे में मुंडेल महोदय ने बताया है और मुंडेल के इसी क्रम को आगे चल करके ग्राफ एंड केंडल ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है मनुष्य के क्रियाशील परिवेश का तात्पर्य क्या? तो कहेंगे मैम जहां पर वह कार्य करता है। ठीक है, कहां पर? जहां पर वह कार्य कर रहा है और उसका परिवेश यानी उसका उस जगह का वातावरण कैसा है उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से उसकी स्टडी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पहला है एर्गोनॉमिक्स, दूसरा है डेमोग्राफी, तीसरा है कार्य सरलीकरण, चौथा है व्यवसायिक स्वास्थ्य। ठीक है बेटा, तो मनुष्य के क्रियाशील परिवेश का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं या श्रम दक्षता शास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे मैम? श्रम दक्षता शास्त्र के नाम से जाना जाता है। श्रम दक्षता शास्त्र क्या है? तो कहेंगे मैम श्रम दक्षता शास्त्र एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत जहां पर हम कार्य करते हैं उस कार्य स्थल के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी को हम जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे मैम जनसांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। कार्य सरलीकरण को अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 4 डाई का नाम आपके सामने दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा? पूछा ये जा रहा है कि सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग के लिए कौन सी डाई प्रयोग में लाई जाएगी? तो सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग के लिए सल्फर डाई उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, कौन सी डाई? कहेंगे मैम सल्फर डाई उपयोग में लाई जाती है। जबकि एसिड डाई का उपयोग कहां पर किया जाता है? कहेंगे मैम ऊनी तथा रेशमी रेशों के लिए। ठीक है, जो प्राकृतिक रेशे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनके लिए हमेशा एसिड डाई का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भारत में यह कब चलाया गया? ठीक है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहा है, राष्ट्रीय वयस्क एजुकेशन की बात की जा रही है, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा की बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रारंभ कब किया गया? तो जिसको हम NAEP के नाम से जानते हैं, NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जिनको जाना जाता है, उसकी शुरुआत कब की गई? कहेंगे मैम 2 अक्टूबर 1978 में। कब? 2 अक्टूबर 1978 में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिट्टी के खिलौने बनाना, ठीक, मिट्टी के खिलौने बनाना किस प्रकार का खेल है? ये खेल वाले चैप्टर से, प्ले वाले चैप्टर से, बाल विकास से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जब बालक मिट्टी का खिलौना बनाना शुरू कर देता है तो उसे किस प्रकार का खेल माना जाता है? ठीक बेटा, पहला है सामाजिक खेल, दूसरा है भावनात्मक खेल, तीसरा है रचनात्मक खेल
और चौथा है सभी। तो मिट्टी के खिलौने जब बालक बनाता है तो अकेले नहीं बनाता है, कई बालक मिल करके, क्या कई बालक मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है, बालक मिल करके एक साथ खेलते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी के खिलौने बनाना जो हो जाएगा वो सामाजिक खेल के अंतर्गत आएगा। ठीक है बेटा, कौन सा खेल कहेंगे मैम? सामाजिक खेल के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा? मिट्टी के खिलौने बनाना आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर उत्तरदायी होता है, यानी कि आपने पढ़ा है हमारे ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक पार्ट होता है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो भाग होता है हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है वो किसके लिए, उसका कार्य क्या है या किसके लिए उत्तरदायी है? पहला है कुशल पेशी गति के लिए, दूसरा है भाषा के लिए, तीसरा है विचार भावनाओं के लिए और चौथा है सभी। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा किसे जाता है। अभी मैंने बताया हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। और यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होता है ये क्या करता है बेटा? ये हमारे पेशी गति के लिए, भाषा के लिए, विचार भावनाओं के लिए, अर्थात इन सभी क्रियाओं के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है? हमारे भाषा के लिए, कुशल पेशी गतिविधि के लिए। कुशल पेशी गतिविधि का तात्पर्य मैडम क्या होगा? तो कहेंगे बेटा कुशल पेशी गतिविधि का तात्पर्य होता है चलना। ठीक है, चलना, दौड़ना, बैठना आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह हमारे पेशीय गतिविधि के लिए, पेशी गतिविधि से संबंधित मानी जाती हैं। तो कुशल पेशी गतिविधि के साथ साथ भाषा के लिए तथा विचार भावनाओं के लिए हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है क्रोमोसोम, दूसरा निषेचित कोशिका जिसको हम फर्टिलाइज सेल कहते हैं या कह सकते हो साधारण भाषा में जायगोट। जब इम्पैक्ट हो जाएगा तो जायगोट कहलाएगा। अगला है जीन। ठीक है, तो अगला है लास्ट वाला ऑप्शन जायगोट दे ही दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा आनुवांशिक इकाई होती है उसे किसे माना जाता है? तो आनुवांशिक इकाई किसे माना जाता है बेटा? जीन को माना जाता है। ये क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछा भी गया था 1-2 बार आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन तो है हमारे सामने कि प्रथम एलिफैटिक पॉलीएमाइड रेशा है। इससे पहले जो हमारे प्रैक्टिस सेशन हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया था पॉलीएमाइड फाइबर के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वहीं से क्वेश्चन ये बनाया है मैंने। क्वेश्चन क्या है? प्रथम एलिफैटिक पॉलीएमाइड रेशा था। पहला है नायलॉन 6, दूसरा है नायलॉन 6 और चौथा है नायलॉन 4 और 5 जो है अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नायलॉन 6 होता है इसे किससे बनाया जाता है? कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। ठीक है, किससे कहेंगे मैम? कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। जबकि जितने भी इसमें नायलॉन के प्रकार हैं सब कैसे हैं? एलिफैटिक पॉलीएमाइड फाइबर ही है। बट पूछा क्या जा रहा है? पूछा हमसे जा रहा है कि प्रथम एलिफैटिक जो है रेशा कौन सा है? प्रथम एलिफैटिक पॉलीएमाइड जो रेशा होगा बेटा वो नायलॉन 66 या नायलॉन 6.6 के नाम से जाना गया। जबकि इसके बाद नायलॉन 6 आया, फिर आफ्टर सम टाइम बाद क्या आया? नायलॉन 4 को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कब शुरू किया गया? ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई यही हमसे पूछा जा रहा है। पहला 1970 में, दूसरा 1952 में, अगला है 1965 में और चौथा ऑप्शन क्या है? 1978 में। ठीक है बेटा, तो परिवार नियोजन कब आया था? तो परिवार नियोजन 1951, कहीं कहीं पर 51 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 1952 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? राइट ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रिसर्च डाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। पहला है आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए, दूसरा है वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण के लिए, अगला है प्रयोगात्मक परिणामों के विचलन की डिग्री मापने के लिए, जबकि लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, सभी। ठीक है, तो काई स्क्वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे मैम काई स्क्वायर का उपयोग आबादी और नमूना वितरण परीक्षण के लिए किया जाता है। कहाँ कहेंगे, आबादी और नमूना वितरण परीक्षण के लिए, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए, इसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रयोगात्मक परिणाम से विचलन की डिग्री निकाली जाती है, ठीक है, उन सभी के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला है किस स्थिति में, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेंडम सैंपलिंग होता है। रेंडम सैंपलिंग का उपयोग ये रिसर्च से लिया गया क्वेश्चन है, और रिसर्च में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल का कलेक्ट करते हैं, वो उसी यूनिट से क्वेश्चन मैंने बनाया है। आपसे पूछा गया है कि रेंडम सैंपलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है रेंडम सैंपलिंग, पहला है हर इकाई को चयन करने का बराबर मौका मिलता है इसमें, दूसरा क्या है, इसमें विभिन्न सामाजिक समूह को भरने के लिए एक निश्चित कोटा होता है, यानी कि स्पेस जो होगा वो फिक्स होता है। अगला है एक ज्ञान संभावना रणनीति होती है, और चौथा है सभी। तो सबसे पहले हम जानते हैं रैंडम सैंपलिंग होता क्या है। ठीक है बेटा, तो रैंडम सैंपलिंग को यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहा जाता है, तथा इसमें इस प्रतिदर्श में हर इकाई को चयन करने का बराबर मौका मिलता है। ठीक है, हर इकाई को समग्र इकाइयों को चुने जाने की बराबर संभावनाएं होती हैं। ये कह सकते हैं कि जितनी भी यूनिटें होती हैं उनको चयनित होने का बराबर मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रैंडम सैंपलिंग या यादृच्छिक प्रतिदर्श जो होगा उसमें जितनी भी यूनिटें रहेंगी सबके चयन का बराबर मौका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की भारत में गतिविधियां हैं, यानी कि कुछ गतिविधियों के नाम आपके सामने दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जो किसके द्वारा, जो यूनिसेफ के द्वारा भारत में की जाती है। पहला है मलेरिया उन्मूलन, तो हाँ यूनिसेफ के द्वारा भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। दूसरा है टीबी रोग पर नियंत्रण, हाँ भाई टीबी रोग पर नियंत्रण जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी जो है गोलियों का निःशुल्क वितरण यूनिसेफ ने करवाया था। अगला है पेनिसिलिन का उत्पादन, हाँ यूनिसेफ के द्वारा भारत में बड़े स्तर पर पेनिसिलिन का उत्पादन करवाया गया था। तो इस प्रकार से यूनिसेफ की जो गतिविधियां हो जाएंगी बेटा वो कौन सी हो जाएंगी, सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस उपकरण के द्वारा शुगर का मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। कुछ उपकरण आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा शुगर का मात्रात्मक विश्लेषण, यानी कि कितने क्वांटिटी में है, ठीक है, मात्रा कितनी है, इसका एनालिसिस किया जाता है। पहला है रिफ्रैक्टोमीटर, अगला है ब्रिक्स, दूसरा जो सी वाला ऑप्शन है पॉलीस्कोप, और चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए राइट चुना जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग जो होता है वो बेवरेज इंडस्ट्रीज में, कहाँ पर, बेवरेज इंडस्ट्रीज में किया जाता है, अर्थात जहां पर क्या बनता है, जहां पर हमारे पेय पदार्थ बनते हैं, जो नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक है, वहां पर बेवरेज इंडस्ट्रीज में रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो कहेंगे इसके द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उसे SSC कहा जाता है। SSC का मतलब क्या मैडम, कहेंगे सोल्यूबल सॉलिड कंटेंट कहा जाता है। क्या, सोल्यूबल सॉलिड कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जितना भी उसके अंदर घुलित ठोस अशुद्धियां या घुलित ठोस पदार्थ है उनकी मात्रा कितनी है इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, अर्थात जो जो शुगर उसमें घुलित मात्रा में रहेंगे परंतु ठोस अवस्था में रहेंगे उसका परीक्षण भी रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला है कि ब्रिक्स टेस्ट को बैलिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे कहेंगे मैम, बैलिंग टेस्ट या बैलिंग हाइड्रोमीटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बैलिंग हाइड्रोमीटर टेस्ट भी कहा जाता है। काम क्या होता है, तो कहेंगे किसी भी तरल पदार्थों में शुगर का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, ठीक है, किसी भी तरल पदार्थों में शुगर का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला है पोलरिस्कोप। तो पोलरिस्कोप जो होता है ये शुगर कॉन्सेंट्रेशन, शुगर की सांद्रता को मापने के लिए, ठीक है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन के लिए या कह सकते हैं शुगर की सांद्रता को मापने के लिए, किसके लिए कहेंगे मैम, शुगर की सांद्रता को मापने के लिए पोलरिस्कोप, जबकि ब्रिक्स का उपयोग जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसके लिए तथा जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है इसका उपयोग किसके लिए कहेंगे, जो घुलित ठोस हमारे शुगर्स होते हैं इनके लिए किया जाता है। ठीक है, घुलित ठोस शुगर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन टीकाकरण के द्वारा रोका जाने वाला रोग है। ठीक, 4 रोग आपके सामने दिए गए हैं। पूछ रहा है कौन सा टीकाकरण के द्वारा रोका जाने वाला रोग नहीं है। पहला पार्टोसिस, दूसरा है वेरिसेला, तीसरा है जेनाइटल वार्ट्स और चौथा है जुवेनाइल डायबिटीज। ठीक है बेटा, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पार्टोसिस को क्या कहा जाता है भाई, कहेंगे पार्टोसिस को हम क्या कहते हैं, इसको काली खांसी का नाम दिया जाता है। क्या, काली खांसी का नाम दिया जाता है, जबकि आपको पता है कि काली खांसी का टीका बन चुका है जो हमारे बालकों को या हमारे जो नन्हे मुन्ने बालक होते हैं उनको वैक्सीन के रूप में इसको दिया जाता है। अगला है वेरिसेला। वेरिसेला को हम साधारण भाषा में चिकन पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहा जाता है, या बड़ी माता और छोटी माता का नाम दिया जाता है। ठीक, तो वेरिसेला का भी वैक्सीन बन चुकी है, वेरिसेला का वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है। अगला है जेनाटाइल वार्ट्स। ठीक है, जेनाटाइल वार्ट्स क्या होता है, तो कहेंगे मैम जेनाटाइल वार्ट्स जो होता है एक प्रकार का HPV जो है वायरस या HPV बैक्टीरिया के द्वारा HPV वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाला एक रोग होता है जिसमें जो जननांग होते हैं उन पर मत्स्य जैसी आकृति उभर जाती है और इसको जो है इंजेक्शन के माध्यम से या जिसको वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। जुवेनाइल डायबिटीज जिसको हम कहते हैं किशोरों में होने वाली डायबिटीज या किशोरों में होने वाली जो शुगर की बीमारी होती है उसे किसी भी वैक्सीन से रोका नहीं जा सकता। अर्थात इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जुवेनाइल डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ICMR द्वारा सुझाई गई भोज समूह प्रणाली में भोज समूह की संख्या कितनी है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ICMR, ठीक है, ICMR तथा किसने, कैरोलीन हंट, ठीक है, कैरोलीन हंट महोदया ने मिलकर के 5 ऐसे खाद्य पदार्थ या 5 ऐसे भोज समूह की संख्या निर्धारित की है
ठीक, जिसको ICMR और कैरोलिन हंट महोदया दोनों ने मिलकर क्या किया था, प्रस्तावित किया था। ठीक है, ICMR और कैरोलिन हंट महोदया ने जिस भोज समूहों की अनुशंसा की थी वो कितने थे, वो संख्या में 5 ग्रुप में थे या 5 समूहों में थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होल्डर मेथड में दूध को कितनी डिग्री पर पास्चुरीकृत या पास्चुराइजेशन किया जाता है। पहला है 55.5, दूसरा है 44.5 और तीसरा है 124.4 और अगला है 133.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आए समझ में। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी मेथड, कौन सी विधि, होल्डर मेथड। ठीक है बेटा, तो होल्डर मेथड जो होता है ये उसपे जो तापमान दूध पर दिया जाता है पास्चुराइजेशन के लिए वो कितना होता है, 144.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 144.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम आधा घंटे, ठीक है, कितना, आधा घंटे अथवा 30 मिनट गर्म करते हैं तथा उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद तत्काल उसे ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तत्काल उसे ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो होल्डर मेथड होता है उस पर 144.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन का औजार है, समय प्रबंधन का टाइम मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है उसके टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, औजार का तात्पर्य यहाँ पर टूल्स की बात कर रहा है। पहला है शिखर भार, कार्यवक्र, दूसरा है संगणक, तीसरा है दौड़ना और चौथा है दीवार घड़ी। ठीक है बेटा, तो समय प्रबंधन का जो टूल्स माना जाता है वो पीक लोड होता है। क्या होता है, कहेंगे मैम, पीक लोड होता है और वक्र कर्व होता है या कह सकते हैं कार्य वक्र होता है। ठीक है, कार्य वक्र होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय गृह विज्ञान, ठीक है, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई। तो जो भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना बेटा की गई थी वो 1952 में की गई थी। कब की गई थी, 1952 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंडरिन एक प्रकार का है, कॉलर, कफ, आस्तीन, योग। तो ये क्वेश्चन नेट में पिछली बार आया हुआ था। मैंडरिन क्या है बेटा, तो मैंडरिन एक प्रकार की कॉलर होती है। ठीक है, क्या है, कहेंगे मैम, मैंडरिन एक प्रकार की कॉलर होती है, यह कफ, आस्तीन और योग नहीं होता है। ठीक है, मैंडरिन क्या है, एक प्रकार की कॉलर का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मिठास देने वाला नेचुरल तत्व है। ठीक है, इससे पहले जो हमारा पिछले प्रैक्टिस सेशन था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सिंथेटिक स्वीटनर के रूप में काम करता है। ठीक है, सिंथेटिक स्वीटनर का तात्पर्य जो कृत्रिम रूप से मिठास देने वाला होता है। आज हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कैसा है, जो प्राकृतिक तत्व है, जो प्राकृतिक मिठास देने वाला तत्व है। पहला है एस्पार्टिम, दूसरा है सक्रीन, तीसरा है स्टीविया और चौथा है सभी। तो स्टीविया, ठीक है बेटा, स्टीविया एक प्रकार के पौधे की पत्ती है। क्या है, पौधे की पत्ती होती है जो सामान्य शुगर से लगभग 200 गुना मिठास देती है। ठीक है, सामान्य शुगर से कितना कहेंगे मैम, सामान्य शुगर से 200 गुना मिठास देने वाले एक प्रकार के पौधे की पत्ती होती है जिसे प्राकृतिक मिठास देने वाला तत्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के GDC असिस्टेंट प्रोफेसर में ये के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएफ
व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई? ठीक है, पीएफ व्यक्तित्व मापनी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पीएफ व्यक्तित्व मापनी जो है वो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई? पहला है पियाजे, दूसरा है बी केटल, तीसरा है किनले, चौथा है आइजैक। ठीक बेटा, तो जो पीएफ जो है व्यक्तित्व मापनी है उसे बी केटल के द्वारा डेवलप्ड किया गया था तथा इसमें 185 प्रश्नों की श्रृंखला, कितनी? 185 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, बी केटल ने पीएफ व्यक्तित्व मापनी प्रस्तुत की जिसमें 185 प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन रंगाई में रंगा जाता है। रंगाई से लिया गया क्वेश्चन टेक्सटाइल का है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो यूनियन रंगाई होती है उसमें क्या रंगा जाता है? रेशा, वस्त्र, तंतु या तैयार कपड़ा। ठीक है, वो रेशा है, वस्त्र है, तंतु है या तैयार कपड़ा जिसको ग्रे बुक्स कहते हैं। ठीक है, तैयार कपड़े का मतलब जिस पर फिनिशिंग नहीं हुई है, ग्रे बुक्स से नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो जो आपकी यूनियन रंगाई होती है उसमें हमेशा रेशों को रंगा जाता है, ना तो वस्त्रों को रंगा जाता है, ना तो तंतुओं को रंगा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मृति पंजी के अवरोही स्मृति पंजी को अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, स्मृति पंजी का मतलब क्या है? अर्थात जिन जो मेमोरी देखने से, सुनने से या पढ़ने से हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है उस मेमोरी को क्रम से लगाना है। पहला है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, कि क्या किस क्रम में किसको लगाना। पहला पठन, दूसरा मानचित्र, तीसरा चलचित्र, चौथा है प्रदर्शन। और वही क्रम क्या है तो कहेंगे मैम घटते क्रम में, घटते क्रम में लगाना है। ठीक, पहले क्या लगाओगे तो अगर इसका राइट ऑप्शन देखा जाए बेटा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? कोई चीज यदि हमें लग्न होता है सबसे ज्यादा तो देख करके, कैसे? देख करके अर्थात प्रदर्शन के द्वारा। दूसरा क्या? चलचित्र जिसको हम फिल्म कहते हैं उसके माध्यम से हम ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद है मानचित्र को, मैप को देख करके हम सीखते हैं। सबसे कम यानी कि 10% जो लर्निंग का हमारा लर्निंग और स्टोरेज का जो हमारा भाग होता है वो केवल पढ़ करके होता है। प्रदर्शन का तात्पर्य क्या होता है? प्रदर्शन में देखना और करना दोनों होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग वाला मैटर होता है। यहाँ पर हम देखते भी हैं और उसको सीखने के लिए करते भी हैं। तो सबसे ज्यादा कब हम सीखते हैं? जब हम देख करके और कर करके, अर्थात प्रदर्शन के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद चीजों को वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से जब हम सीखते हैं। अगला है मानचित्र के माध्यम से केवल 20% होता है और जबकि जो पठन होता है अर्थात जब हम रीडिंग करते हैं तो पढ़ने के माध्यम से केवल हम 10% ही सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सुझाव कि हमें किस पॉइंट पर या किस यूनिट पर वीडियो बनानी चाहिए ये, और यदि कोई गलतियां या कोई भी सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिएगा। तथा इसके साथ साथ यदि आप उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, हमसे और हमारे संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर चलने वाले जितने भी बैचेस होते हैं उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।